अब तक आपने स्वरों का पूरा डिवाइडेशन जो था वो पढ़ लिया है। उसमें एक स्वर बचा हुआ है आपका री। री ऐसा स्वर है जिसका प्रयोग संस्कृत में होता है। संस्कृत में अधिक होता है और हिंदी में जो भी शब्द आते हैं इसके वो प्रायः तत्सम शब्द होते हैं। जैसे ऋण, ऋषि, ऋष्यमुख। तो ये सारे शब्द जो हैं वो तत्सम है या संस्कृत में इस स्वर का प्रयोग अधिक होता है। अब मात्राओं के बारे में पढ़ लिया जाए। मात्राएं मात्रा कहते किसे हैं? तो मात्रा की जो परिभाषा होती है कि वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। यानी उच्चारण में, इसके उच्चारण में, वर्ण के या स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय। किसका उच्चारण? वर्ण का। और वर्ण होते कितने हैं? दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। क्योंकि व्यंजन वर्णों की जो मात्रा होती है वो आधी मात्रा होती है। ये आपको हिंदी में आपसे नहीं पूछा जाता है, संस्कृत में इसको पूछा जाता है। हिंदी में आपको मुख्यतः स्वरों के बारे में जानना है कि स्वरों की जो मात्रा होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होती है एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक और द्विमात्रिक। क्योंकि प्लुत जो त्रिमात्रिक स्वर होता है उसका प्रयोग संस्कृत में ज़्यादा होता है, हिंदी में कम होता है। इसलिए यहाँ पर आपको एक मात्रिक और दो मात्रिक स्वरों के बारे में पढ़ना है। तो एक मात्रिक स्वर को ही हम लघु मात्रा या द्विमात्रिक को दीर्घ मात्रा कहते हैं। ये छंद शास्त्र में लघु और गुरु, दीर्घ या गुरु, ये मात्रा कहलाती है। जैसे आपका छोटा आ है, ये एक मात्रिक है, इसको लघु कहा जाता है, इसकी एक मात्रा होती है। आपका बड़ा आ है, ये दीर्घ मात्रिक है, इसकी दो मात्रा होती है, इसे गुरु वर्ण कहा जाता है और इसको लघु वर्ण कहा जाता है। जब आप छंद पढ़ेंगे तो छंद में इसको आप देखेंगे कि गुरु और लघु क्या होता है। तो यहाँ पर जो स्वरों की मात्रा के बारे में आपको पढ़ना है वो दो प्रकार के हैं, यानी एक मात्रिक स्वर और द्विमात्रिक स्वर। तो मात्रा के बारे में आपने जाना कि वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। और स्वरों की जो मात्रा होती है, जैसे आपका स्वर है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ और औ। तो ये एकमात्र ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, तो आ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इसका मात्रा चिन्ह ये होता है, इसका ये सब आप जानते हैं, बस केवल जानकारी के लिए सामान्य। और ये ए, ओ और औ, ये इनके मात्रा चिन्ह है। और जो मात्रा होती है वह किसकी होती है? स्वरों की होती है। क्योंकि जैसे हम कोई भी, जैसे आपने पढ़ा काम, तो काम में ये जो मात्रा दिख रही है ये किसकी है? बड़ा आ की है। बड़ा आ क्या है? स्वर है। तो मात्रा किसकी हुई? स्वरों की। कौम, कौम में का के साथ लगा हुआ है ये जो मात्रा दिख रही है औ की, वो किसकी मात्रा है? औ की मात्रा है। औ क्या है? स्वर है। तो मतलब ये हुआ कि जो मात्रा होती है वो किसकी होती है? स्वरों की होती है। व्यंजनों की आधी मात्रा होती है जो संस्कृत में मुख्य रूप से पढ़ना होता है, हिंदी में इसको नहीं पूछा जाता है। ठीक, तो ये आपके मात्राएं हो गई। मात्रा के बारे में आपने समझ लिया।
अब आपको देखना है कि कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वर्णमाला में वर्णों का क्रम कैसा होता है। वर्णमाला में वर्णों का क्रम, तो वर्णमाला के बारे में आपने अभी अभी पढ़ा कि स्वर आपके कितने हो गए, 11 स्वर होते हैं वर्णमाला में। और व्यंजन, तो व्यंजन आपके मूल व्यंजन जो होते हैं, मूल व्यंजन वो होते हैं 33, ठीक। और अन्य व्यंजन होते हैं 6, अन्य व्यंजन होते हैं 6। अयोगवाह वर्ण है, अयोगवाह वर्ण ये होता है 2। तो 33, 6, 39, 2, 41 और 41 और 11 हो गए 52। तो हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हो गए, 52। अब ये 33 मूल कौन कौन होते हैं, तो का से लेकर के माँ तक, का से माँ तक ये 25 वर्ण होते हैं, 25 वर्ण। इन्हें स्पर्शी या स्पर्श वर्ण कहा जाता है या स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और उसके बाद या व रला, या व रला, ये 4 वर्ण हो गए, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसके बारे में भी हम डिटेल से बताते हैं। फिर आपका श, 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 हा, ये 4 वर्ण जो हैं ये आपके हो गए ऊष्म वर्ण, ऊष्म व्यंजन, ठीक। अब अन्य व्यंजन जो आपके 6 हैं उसमें से संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन है, 4, ये है श, श्रा, छ, त्रा और ज्ञा। 2 व्यंजन जो हैं वो उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, 2 हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन कौन, ड़, ढ़, ठीक। और ये आपके अयोगवाह वर्ण है 2, अन और अह। तो यही आपकी कुल वर्णमाला है। तो हम अब देखेंगे कि इनका वर्ण क्रम क्या होता है। तो वर्ण क्रम में जब हम क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले वर्ण जो शब्दकोश में वर्ण क्रम, किसमें आप पढ़ रहे हैं, शब्दकोश। क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया था, शब्दकोश में वर्ण क्रम। तो आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि जो है इन शब्दों को क्रम से लगाइए शब्दकोश के अनुसार। तो इसमें सबसे पहले आता है अन, अन के बाद ये, फिर आह, उसके बाद फिर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, इस तरह से करते हुए पूरी अव तक आप लिखते हैं। और वहीं पर का वर्ग जब शुरू होता है आपका, तो का, खा, गा, घा, अंगा, फिर चा, छा, जा, यहाँ पर ये फारसी वाला जा भी होता है, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ड़ा, ढा, ड़ा और णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, शा, सा, सा, हा, छ, त्रा और ज्ञा। तो अब यहाँ देखिए, जैसे आपका ये 3 वर्ण जो है ये संयुक्त हैं, तो इनका वर्ण क्रम ये का और सा से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पर आता है का के बाद छा, यहाँ से ये हटा, ठीक। त्रा जो होता है ता और रा के बाद आता है, इसलिए यहाँ पर ये वर्ण क्रम में शब्दकोश में इसका क्रम ता के बाद होता है। अब आपका है ज्ञा, ज्ञा जो होता है जा प्लस इया, तो ये आता है आपका
यहाँ पर या। तो जब आपसे पूछा जाता है कि शब्दकोश में वर्णों का जो क्रम होता है वो ये होता है, ठीक। तो यहाँ पर मेन ध्यान रखना है छा को, यहाँ पर ज्ञा को, यहाँ पर ढा और ढा, यहाँ पर त्रा और यहाँ पर स, क्योंकि सा जो बनता है वो सा और रा से मिलकर के बना होता है, इसलिए इसका जो स्थान होता है वो शा के बाद होता है। यहाँ पर छा जो है वो का और शा से मिलकर बना होता है, इसलिए का के बाद इसको रखा जाता है। वहीं ज्ञा जो है जा प्लस या से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको जा के बाद रखा जाता है। डा के बाद ये जो आगत वर्ण है या उत्क्षिप्त व्यंजन जिसे कहा जाता है वो रखे जाते हैं। डा का ही जो है नुक्ता लगा करके बना हुआ रूप है, इसलिए डा के बाद यहाँ ढा का नुक्ता लगा कर बना हुआ रूप है, इसलिए इसको ढा के बाद रखा जाता है। त्रा जो है ता और रा को मिला करके बना होता है, इसलिए ता के बाद इसको यहाँ रखा जाता है, ठीक। इसी प्रकार ये सा और रा से मिलकर बना होता है, तो इसको सा के बाद रखा जाता है। तो ये तो हुआ शब्दकोश में वर्ण क्रम। कल जो है हम लोग इस चैप्टर पर यानी वर्णमाला के चैप्टर पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो इससे इसकी जो पूरी समझ है कि किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, तो उससे आपको ज़्यादा आसानी होगी इस चैप्टर को समझने में और पढ़ने में, ठीक है। अब हम आते हैं व्यंजनों की तरफ। तो व्यंजन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा पहले ही बता दी गई है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मूल व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33, यानी स्वर हो गए आपके 11। मूल व्यंजन पूछ लेता है मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 33, ठीक। और अगर वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो आप बताएंगे 52। अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं, 2। कौन कौन होते हैं, ये, ठीक। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, 2, ठीक। तो अब जो का से माँ तक के हमारे व्यंजन हैं इनको डिवाइड किया गया है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 25 होते हैं, तो ये 5 वर्गों में बांटे गए हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। का से माँ तक के व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। यानी ये 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग अपने अंदर 5 वर्णों को समेटे हुए है। ये का से लेकर के अंगा तक, ये भी 5 है। चा से लेकर ञा तक, ये भी 5 है। टा से लेकर के णा तक, और ये भी 5 है। ता से ना तक, और 5 ये है पा से मा तक। तो कुल 25 वर्ण हैं जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनको स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा किसी न किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो जिह्वा और उच्चारण स्थान के मध्य बहुत कम जगह रह जाती है, जिससे ये स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती लगता है, इसलिए इसको अंतस्थ कहा जाता है। और इन अंतस्थ व्यंजनों को यानी या, व, रा, ला को अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन भी कहा जाता है। इस पर ज्यादा क्वेश्चन आता है कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं या अर्ध व्यंजन किसे कहते हैं। ये ना तो पूरी तरह स्वर होता है और ना पूरी तरह से
व्यंजन होता है, क्योंकि इसका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती होता है, इसलिए इसे अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन कहा जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन या व राला ये 4 होते हैं। फिर आपका सा शा शा हा है, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण करने में ऊष्मा निकलती है, क्योंकि उच्चारण अवयवों के मध्य इतनी कम जगह रह जाती है कि सांस निकलते समय घर्षण होता है, जिससे ऊष्मा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 4, सा सा शा हा। ठीक, अब आता है आपका संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन इनको क्यों कहा जाता है, नाम से पता है कि युक्त है, जुड़ा हुआ है ये व्यंजन, तो यानी ये स्वतंत्र नहीं है, इनमें एक से अधिक व्यंजन आपस में मिल करके बने हुए हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब देखिए, ये इस पर सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है कि इनका निर्माण कैसे हुआ है। तो निर्माण में देखिए, आपका पहला है स्रा। तो स्रा में सा है और रा है, सा है और रा है। तो इसको चाहे इस तरह से लिखिए, चाहे लिख दीजिए सा के बाद रा से निकल गया आ। ये 3 वर्ण मिल करके आपका बना हुआ है स्रा। ठीक, ये संयुक्त वर्ण हो गया, 2 व्यंजन है, 1 स्वर है। इसी प्रकार से आपका है छ। तो छ जो बनता है वो क प्लस सा से मिलकर बना हुआ होता है। तो अब जब इसको हम अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा क प्लस सा प्लस हा। ठीक, इसी प्रकार आपका है त्रा। तो त्रा जो है ता प्लस रा से बना है, या ता प्लस रा प्लस आ। ठीक, और ज्ञा जा प्लस या, मतलब जा प्लस या प्लस आ। तो दोनों ही फॉर्मेट में इसमें पूछ लिया जाता है, चाहे ये वाला पूछ लेगा या इस तरह से दे देगा कि तरह बना कैसे है। कल जब आप क्वेश्चन हल करेंगे तो वहाँ पर इसके विकल्प को देखेंगे। तो ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन हो गए।